हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे 15 जनवरी की करंट अफेयर, ठीक है ना। और वीडियो के लास्ट में जो रहेंगे 12 क्वेश्चन रहेंगे जो आपके जीके के, स्टैटिक के और करंट अफेयर के मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उन्हें जरूर देखना। और प्रत्येक करंट के क्वेश्चन के साथ जो है कई आपके स्टैटिक के पॉइंट भी रहेंगे जिन्हें आपको नोट करना है, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कलायू ज्वालामुखी फटा, ये कहाँ स्थित है। तो पहला ऑप्शन है हवाई द्वीप, दूसरा लोपाटी द्वीप, तीसरा सिसिली द्वीप या चौथा जावा द्वीप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हवाई द्वीप। तो हवाई द्वीप जो है ये प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप है और ये अमेरिका के अधीन आता है, ठीक है ना। वहीं पर एक ज्वालामुखी कलायू है, एक ज्वालामुखी और है जिसका नाम है मोना लोवा। तो मोना लोवा नाम का ज्वालामुखी जो है ये भी कहाँ पर है, ये भी आपका हवाई द्वीप पर है, ठीक है ना। और कलायू ज्वालामुखी जो है इसके बारे में ध्यान रखना कि ये विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या पूछा है, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो वो है कलायू, ठीक है ना। उसके अलावा ये लोपाटी द्वीप जो है, तो लोपाटी द्वीप पर एक ज्वालामुखी, इसका नाम है स्ट्राम्बोली। कौन सा है, स्ट्राम्बोली। तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो भूमध्य सागर में किस द्वीप पर है, लोपाटी द्वीप पर है। और इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, ठीक है ना। तीसरा इसमें द्वीप था सिसिली द्वीप। तो सिसिली द्वीप जो है ये इटली में पड़ता है और इसमें एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट एटना। तो माउंट एटना नाम का ज्वालामुखी, कौन सा, माउंट एटना। तो माउंट एटना नाम का ज्वालामुखी जो है वो भी कहाँ पर है, आपका सिसिली द्वीप में, इटली में है, ठीक है ना। और जावा द्वीप जो पड़ता है ये इंडोनेशिया में है। और इससे क्वेश्चन ये बनता है कि दुनिया में सबसे अधिक जो है जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जावा द्वीप। तो दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा, जावा द्वीप, जो कहाँ पर है, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है क्राकातोआ। तो क्राकातोआ नाम का ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ेगा आपका इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी और है जिसका नाम है माउंट सुमेरू, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन ये आता है कि माउंट सुमेरू नाम का ज्वालामुखी ये कहाँ पर है, ये भी आपका इंडोनेशिया में है। उसके अलावा यहाँ पर इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी और है, इसका नाम है सिनाबुंग। क्या नाम है, सिनाबुंग। तो सिनाबुंग नाम का ज्वालामुखी जो ये भी कहाँ पर है आपका, ये भी आपका इंडोनेशिया में ही स्थित है। उसके अलावा ज्वालामुखी से कुछ आपके क्वेश्चन बनते हैं, उन्हें आप एक बार और देख लो, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं तो जरूरी है। तो पहला एक क्वेश्चन बनता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है कोटोबैक्सी। कौन सा है, कोटोबैक्सी। और कोटोबैक्सी कहाँ पड़ेगा, ये पड़ेगा आपका इक्वाडोर में, ठीक है ना। एक ये जो क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं ना, तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आपका ज्वालामुखी नहीं पाया जाता, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी बताओ। तो दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है वो है आपका ओजस डेल सलेडो। तो ओजस डेल सलेडो जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर आपसे पूछा जाए ये बताओ हमें कि विश्व का सबसे ऊंचा जो है शांत ज्वालामुखी कौन सा है। तो शांत ज्वालामुखी जो है वो है आपका एकांक गुआ। एकांक, तो एकांक गुआ जो है ये एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी भी है, ये भी ध्यान रखना। और ये पेरू और बोलीविया की सीमा पर है। तो ज्वालामुखी से इतने पॉइंट आप ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड के किस स्थान पर भूमि के धंसने की घटनाएं हुई हैं। तो पहला है गैरसैंण, दूसरा नैनीताल, तीसरा जोशीमठ और चौथा देवप्रयाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जोशीमठ, ठीक है ना। तो जोशीमठ में क्या हुआ है कि जोशीमठ में जो पहाड़ था वो, उसमें मतलब भूमि की धंसने की घटना हुई है। और ये पड़ता कहाँ पर है, ये तो आपका उत्तराखंड में के जिला है, इसका नाम है चमोली। तो चमोली जिले में स्थित है और इसे बोलते हैं रुद्रप्रयाग का द्वार। तो रुद्रप्रयाग जाने का जो रास्ता है वो कहाँ से जाता है, आपका जोशी मठ से ही जाता है। अब बात आई है उत्तराखंड की, ठीक है ना। तो उत्तराखंड की दो राजधानियाँ हैं, एक तो है आपकी देहरादून जो शीतकालीन राजधानी है, और दूसरी हो जाएगी आपकी गैरसैंण जो कैसी राजधानी है, वो है आपकी ग्रीष्मकालीन, ठीक है ना। उसके अलावा उत्तराखंड के नैनीताल में हाई कोर्ट है, लेकिन इसे अब जो है कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो इसे स्थापित किया जाएगा हल्द्वानी में। तो और ये पूछा जाए कि उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है वो नैनीताल से कहाँ स्थापित किया जा रहा है, हल्द्वानी में। उसके अलावा उत्तराखंड में एक एयरपोर्ट और पूछा जाता है, इसका नाम है जॉली ग्रांट। क्या नाम है, जॉली ग्रांट। तो जॉली ग्रांट नाम का जो हवाई अड्डा है ये उत्तराखंड में है, कहाँ पर है, देहरादून में है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। उसके अलावा उत्तराखंड में एक त्यौहार मनाया जाता है, इसका नाम है हरेला। तो अगर ये पूछा जाए कि हरेला पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है उत्तराखंड में, ठीक है ना। लेकिन हरेली पहुंच जाए तो हरेली आपका त्यौहार मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना। उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क है, इसका नाम है जिम कॉर्बेट, जो भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। उसके अलावा यहाँ पर आपका गंगोत्री नेशनल पार्क है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है नंदा देवी नेशनल पार्क है।
उसके अलावा मालन पशु विहार है, गोविंद पशु विहार है, ये सब कहाँ पर है, ये सब आपके उत्तराखंड में है, ठीक है ना। और नंदा देवी जो है ये कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जो चमोली जिले में ही पड़ती है, ठीक है ना। और ये जयमल्ली आरक्षित क्षेत्र भी है क्या, नंदा देवी। और यहीं पर एक स्थान पड़ता है फूलों की घाटी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो फूलों की जो घाटी है ना वो आपकी कहाँ पड़ेगी, उत्तराखंड में है, ठीक है। तो उत्तराखंड से इतने पॉइंट आप ध्यान रखना। उसके अलावा 2-3 पॉइंट और बता दे रहा हूँ कि उत्तराखंड जो है यहाँ पर टिहरी बांध भी है, यहाँ पर लखवार परियोजना भी बनाई जा रही है। कौन सी, लखवार। तो लखवार परियोजना जो है ये उत्तराखंड में यमुना नदी पर बन रही है। कौन सी नदी पर, यमुना नदी पर। और ये यमुना नदी जो है ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। और लखवार परियोजना कितने राज्यों की परियोजना है, तो ये आपकी 6 राज्यों की परियोजना है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023, पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो पहला त्रिपुरा, दूसरा असम, तीसरा मिजोरम या चौथा मेघालय। तो इसका जो क्या नाम है, सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा होगा, मेघालय। तो मेघालय में जो है कृषि कुंभ 2023 का आयोजन किया गया है, ठीक है ना। और मेघालय में एक पठार पड़ता है जिसे बोलते हैं कार्बी एलोंग का पठार। तो ये क्वेश्चन आया था यूपी टेट में, पूछा गया था कि कार्बी एलोंग का पठार कहाँ पर है। तो कार्बी एलोंग का पठार जो है, एलोंग का पठार कहाँ पर है आपका, मेघालय में। और कार्बी एलोंग का पठार किसका है, किसका हिस्सा है, तो ये है शिलोंग। तो ये शिलोंग का पठार जो है ये कहाँ पड़ता है, ये पूर्वोत्तर भारत में है। तो और आपसे पूछा जाए कि शिलोंग का पठार कहाँ पर है, तो पूर्वोत्तर भारत में कौन सा पठार है, शिलोंग का पठार, उसी में पड़ता है कार्बी एलोंग का पठार। और शिलोंग का पठार किसका हिस्सा है, अगर ये क्वेश्चन आपसे किया जाए तो ये हो जाएगा आपका प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय जो पठार है इसका हिस्सा हो जाएगा शिलोंग का पठार। और अगर ये पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय जो पठार है वो किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड जो है, ठीक है ना, गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो गोंडवाना लैंड जो हो जाएगा ये आपका सबसे प्राचीन हिस्सा है, किसका है आपका, प्रायद्वीपीय पठार का, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। मेघालय में जो है गारो खासी जयंतिया नाम की 3 पहाड़ियाँ भी हैं और जनजातियाँ भी हैं। मेघालय में एक फेस्टिवल मनाया जाता है, इसका नाम है नामक्रेम। तो नामक्रेम नाम का जो फेस्टिवल है ये कहाँ मनाया जाता है, मेघालय मनाया जाता है। और मेघालय में एक फेस्टिवल और है जिसका नाम है बहदिया कलाम, बहदिया कलाम। तो बहदिया कलाम का जो फेस्टिवल है ये कहाँ मनाया जाता है, ये भी आपका मेघालय में ही मनाया जाता है, तो ये ध्यान रखना। उसके अलावा मेघालय में एक फेस्टिवल और आता है एग्जाम में, ये बताओ कि बांग्ला फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो बांग्ला फेस्टिवल जो है ये मेघालय में है, ठीक है। कन्फ्यूज मत होना कि ये बांग्लादेश में मनाया जाता है या फिर आपका पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, आपका मेघालय में मनाया जाता है। उसके अलावा मेघालय में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है नॉकरेक। तो अगर पूछा जाए कि नॉकरेक कहाँ पर है, तो ये भी मेघालय में। और एक है बाल फक्रम, तो बाल फक्रम जो है ये आपका कहाँ पर है, तो ये भी आपका मेघालय में ही पड़ेगा। तो मेघालय से इतने पॉइंट ध्यान रखना। सबसे अधिक वर्षा वाला जो स्थान है इसका नाम है मासेराम, ये भी कहाँ पर पड़ेगा, ये भी आपका मेघालय में ही पड़ेगा। और एक आपका जलप्रपात और ध्यान रखना जिसका नाम है एलिफेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एलिफेंट जलप्रपात जो है ये किस राज्य में है, तो ये आपका मेघालय में, इसी को बोलते हैं 7 सिस्टर बोला जाता है, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं आपको चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है कि पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बना। तो इसमें पहला हो जाएगा केरल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा गुजरात या चौथा गोवा। तो इसका सही आंसर कौन सा है, तीसरा है, केरल है। तो केरल जो है ऐसा राज्य है जहाँ पर प्रत्येक जो बैंकिंग सेवा जो है कैसी है, पूरी तरह डिजिटल कर दी गई है। तो ये कौन सा है आपका, केरल है। और केरल जो रहेगा इसका, अगर इससे 2-3 पॉइंट और बनते हैं, वो क्या बनते हैं, करंट के क्वेश्चन है कि भारत में पहली वाटर मेट्रो कहाँ चलाई गई, तो वो भी आपकी केरल में चलाई गई है, ठीक है ना। अगर ये पूछा जाए कि भारत में जो है पहली सोलर जो ट्रेन चलाई गई थी वो भी कहाँ चलाई गई थी, वो भी आपकी केरल में चलाई गई। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पहली सोलर नाव कहाँ चलाई गई है, तो ये भी आपकी केरल में चलाई गई थी जिसका नाम था आदित्य। तो आदित्य नाम से जो थी सोलर नाव ये कहाँ चलाई गई, सोलर बोट आपकी केरल में ही चलाई गई थी, ठीक है ना। और केरल का जो हाई कोर्ट है वो आपका भारत का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बना था, कौन सा, केरल का हाई कोर्ट। तो और आपसे पूछा जाए किस राज्य का हाई कोर्ट जो है वो पेपरलेस हाई कोर्ट बना, तो आपका किसका था, केरल का ही था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पहला पेपरलेस बजट किसने पेश किया था, वो उत्तर प्रदेश ने पेश किया था, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। उसके अलावा केरल में एक स्थान पड़ता है थुम्बा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है ना, थुम्बा।
तो थुम्मा केरल में है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन ये आता है कि विषुवत रेखीय चुंबकीय रेखा भारत में किस स्थान से गुजरती है, तो कौन सा हो जाएगा? थुम्मा हो जाएगा। थुम्मा कहाँ पर है आपका? केरल में। और जहाँ थुम्मा है वहीं पर आपका तिरुवनंतपुरम भी है, और वहीं जो है एक अंतरिक्ष केंद्र भी है, रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र, ठीक है ना, विक्रम साराभाई। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? वो भी आपका केरल में ही पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ये पूछा जाए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, तो वो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। तो भारत में कितने अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र हैं, रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र हैं? तो आपके 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। पहला जो है वो पड़ेगा आपका आंध्र प्रदेश में, जिसे बोलते हैं श्रीहरिकोटा। दूसरा जो है वो है केरल में, जिसे वो जो आपका तिरुवनंतपुरम में, जिसे बोला जाएगा इसका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। और तीसरा जो बनाया गया वो तमिलनाडु राज्य में बनाया गया, जो कुलशेखरपट्टनम में पड़ता है, ठीक है ना। केरल का एक त्यौहार है, नया साल है, इसे बोलते हैं विशु। तो विशु नाम का नव वर्ष जो है कहाँ मनाया जाता है? ये केरल में मनाया जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा केरल में कुछ त्यौहार और मनाए जाते हैं, जैसे केरल का प्रमुख त्यौहार है ओणम, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ओणम कहाँ का त्यौहार है, तो ओणम केरल का त्यौहार है। उसके अलावा यहाँ पर एक त्यौहार है, इसका नाम है अट्टूकल पोंगल। तो अट्टूकल पोंगल जो है ये त्यौहार आपका केरल में मनाया जाता है। लेकिन पोंगल फेस्टिवल, अट्टूकल शब्द हट जाए तो आपसे पूछा जाए कि पोंगल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो वो तमिलनाडु मनाया जाएगा, ठीक है ना। और केरल की जो राजकीय भाषा है वो है मलयालम। मलयालम। तो मलयालम के नाम पर ही जो है एक मालाबार, मालाबार समुद्री तट किसका हो जाएगा? केरल का हो जाएगा, ठीक है ना। और केरल में एक झील भी है जो भारत की सबसे लंबी झील है, वो आपकी कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी वेम्बनाड। तो वेम्बनाड झील जो है ये भारत की सबसे लंबी झील है, जो कहाँ पर है? केरल में। और केरल में एक झील और इसका नाम है अष्टमुदी, और एक है समस्तकोटा। तो समस्तकोटा, अष्टमुदी और वेम्बनाड झील कहाँ पड़ती हैं? ये आपकी तीनों जो है केरल राज्य में ही पड़ती हैं। और एक यहाँ पर शांत घाटी है, ठीक है ना, साइलेंट वैली। तो शांत घाटी भी कहाँ पर है? वो भी आपकी केरल में ही है। तो इतने पॉइंट आप केरल से ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश को 75 यात्री बसें प्रदान की हैं? पहला नेपाल, दूसरा श्रीलंका, तीसरा भूटान या चौथा बांग्लादेश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो श्रीलंका को भारत ने क्या किया है कि हाल ही में 75 बसें दी हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। बाकी श्रीलंका से 2-3 पॉइंट और ध्यान रखना जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है। तो श्रीलंका का प्राचीन नाम है सिलोन, ये ठीक है ना। कौन सा है? सिलोन। और इसे सहेली द्वीप भी बोला जाता था, किसे? श्रीलंका को। और श्रीलंका को जीतने वाला जो पहला भारतीय राजा था वो चोल वंश का था, जिसका नाम था क्या नाम है राजेंद्र प्रथम। तो राजेंद्र प्रथम जो था इसने श्रीलंका को पूरी तरह जीता था, ठीक है ना। और श्रीलंका की एक प्रमुख नदी है, इसका नाम है बेली गंगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बेली गंगा नाम की जो नदी है वो कहाँ बहती है, तो बहती है आपकी श्रीलंका में बहती है, ठीक है ना। और श्रीलंका में चाय की खेती होती है, ठीक है ना। श्रीलंका में सबसे अधिक लोग जो लोग हैं वो बौद्ध धर्म के लोग हैं। किस धर्म के हैं? बौद्ध धर्म के। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है ना। और श्रीलंका में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ये है सहेली भाषा। कौन सी है? सहेली। और दूसरी सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वो हो जाएगी आपकी कौन सी? तमिल हो जाएगी, ठीक है ना। और भारत और श्रीलंका के बीच में जो है एक जल संधि है, इसका नाम है पाक जल संधि। तो पाक जल संधि जो है ये मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को आपस में जोड़ती हुई है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। उसके अलावा श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? श्री जयवर्धनेपुरा। ये किसकी राजधानी है? श्रीलंका की है। तो इतने पॉइंट आप श्रीलंका से ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया? पहला अहमदाबाद, दूसरा हैदराबाद, तीसरा सूरत या चौथा लखनऊ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अहमदाबाद, जो गुजरात में है। तो यहाँ प्रत्येक वर्ष जो है पतंग महोत्सव का उद्घाटन किया जाता है मकर संक्रांति पर। कब किया जाता है? मकर संक्रांति। और मकर संक्रांति को गुजरात में बोला जाता है उत्तरायण पर्व। क्या बोला जाता है? उत्तरायण। तो उत्तरायण पर्व बोला जाता है, ये ध्यान रखना, अहमदाबाद में, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि परशुराम कुंड महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इसका पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा असम या चौथा उत्तर प्रदेश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में जो है परशुराम कुंड महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया, ठीक है ना। और ये कहाँ किया गया? तो यहाँ पर एक नदी बहती है, इसका नाम है लोहित नदी। तो लोहित नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और लोहित नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ पर मिलती हैं वहीं पर एक पुल बनाया गया था, इसका नाम था ढोला सदिया पुल या भूपेन हजारिया पुल, ठीक है ना, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बनाया गया था। असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ा गया था, ठीक है ना। और अरुणाचल प्रदेश में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोला जाता है? तो यहाँ पर बोला जाता है
ब्रह्मपुत्र नदी जो है जैसे ही आपकी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी तो इससे दिबांग या देहांग बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? दिबांग या देहांग। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से 2-3 पॉइंट और करंट के बने हैं कि एक फिलहाल में एक हवाई अड्डा था, इसका नाम था डोनी पोलो। तो अगर ये पूछा जाए कि डोनी पोलो नाम का हवाई अड्डा कहाँ बना, तो डोनी पोलो नाम का हवाई अड्डा जो था ये कहाँ बनाया गया था? अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया था, और ये ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा था। ठीक है ना। और उसके अलावा यहाँ पर एक सुरंग भी बनाई जा रही है जिसका नाम है सेला सुरंग। तो और आपसे पूछा जाए कि सेला सुरंग जो है वो किस राज्य में बनाई जा रही है, तो वो भी आपकी अरुणाचल प्रदेश में ही बनाई जा रही है। ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश में फेस्टिवल मनाया जाता है, इसका नाम है पक्के पागा। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो पक्के पागा एक टाइगर रिजर्व है, तो इसी में बोला जाता है पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो ये मनाया जाता है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन हॉर्नबिल फेस्टिवल पूछ लिया जाए तो कहाँ मनाया जाएगा? तो ये आपका जो है नागालैंड का प्रमुख त्यौहार है हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो ये पॉइंट आप अरुणाचल प्रदेश से ध्यान रखना। ठीक है ना। उसके अलावा 8वां क्वेश्चन है, किस राज्य ने ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया? तो ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, और सॉरी तीसरा गुजरात है, चौथा मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ये शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और ये लगभग 8 राज्यों की सीमा और एक केंद्र शासित प्रदेश को अपनी सीमा बनाता है। कौन सा राज्य है आपका? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? वो है आपकी लखनऊ। और लखनऊ किस नदी किनारे है? तो लखनऊ है आपकी गोमती नदी के किनारे। ठीक है ना। तो ये तो हुए आपके करंट अफेयर के 8 क्वेश्चन। अब आते हैं क्विज के 12 क्वेश्चनों पर। तो इसके आपको पहले आंसर देने में आपके क्वेश्चन बोल रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशन किताब किसने लिखी? ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, कोर सेक्टर का संबंध किससे है? चौथा क्वेश्चन है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किए गए? ठीक है ना। और 5वां जो है ये आपका है, यूएनओ के 9वें महासचिव कौन है? और 6वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? 7वां क्वेश्चन हो जाएगा, योजना आयोग का गठन कब किया गया? और 8वां क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2022 किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता? ठीक है ना। और 9वां क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में हुआ? 10वां क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ बिलीफ ये किस राज्य में बनाई गई है? स्टैचू ऑफ बिलीफ। ठीक है ना। उसके अलावा 11वां क्वेश्चन है कि नासा के आर्टेमिस मिशन का संबंध किस पिंड से या किस खगोलीय पिंड से है? और 12वां क्वेश्चन है आपका, आसियान का 11वां सदस्य कौन सा देश बना है? ठीक है, तो मैं 10 सेकंड का मैं समय दे रहा हूँ, और उसके बाद मैं जो है इसके आपको आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, तो वेल्थ ऑफ नेशन किताब जो है ये एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? एडम स्मिथ के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना। और एडम स्मिथ को जो है ये अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ हमें कि अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है एडम स्मिथ को। ठीक है ना। उसके अलावा अगर पूछा जाए प्रथम पंचवर्षीय जो योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये योजना जो थी ये एक मॉडल था, इसका नाम था हेराल्ड डोमर मॉडल। क्या नाम था? हेराल्ड डोमर। तो हेराल्ड डोमर मॉडल जो था इस पर आपकी पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना अगर पूछी जाए तो वो थी आपकी पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। कौन सी वाली? दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 1951 यानी 1951 में हुई थी। और यहीं से माना जाता है भारत में आर्थिक नियोजन था उसकी शुरुआत भी मानी जाती है। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन ये है, कोर सेक्टर का संबंध किससे है? तो कोर सेक्टर का संबंध जो है ये 8 आधारभूत उद्योग हैं उनसे संबंधित है। कौन सा वाला? आपका कोर सेक्टर। अभी आधारभूत उद्योग कौन कौन से हैं? तो इसमें आपके हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? इस्पात हो जाएगा। ठीक है, इस्पात वाला उद्योग हो जाएगा। उसके अलावा इसमें पेट्रोलियम भी हो जाएगा। ठीक है, इसमें सीमेंट भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीमेंट भी हो जाएगा। उसके अलावा इसमें उर्वरक भी है, खनिज तेल है, ठीक है, प्राकृतिक गैस है, रिफाइनरी उत्पाद हैं। तो इसमें 8 आधारभूत जो उद्योग हैं उनसे संबंधित है कोर सेक्टर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो था, 20 सूत्रीय कार्यक्रम ये किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो ये 1975 में आरंभ किया गया था, और इसका संबंध था गरीबी को हटाने से। ठीक है ना, गरीबी को हटाने से। उससे पहले जो था एक नारा दिया गया था कि गरीबी हटाओ का नारा, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो अब पूछा जाए 20 सूत्रीय कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था, तो ये किया गया था 1975 में, मतलब 1975 में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूएन के 9वें महासचिव कौन है?
तो वर्तमान में जो महासचिव हैं वो 9वें नंबर के महासचिव हैं, इनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। क्या नाम है? एंटोनियो गुटेरस। तो एंटोनियो जो गुटेरस हैं, एंटोनियो गुटेरस, ये पुर्तगाल के हैं और ये 9वें महासचिव हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके अलावा राष्ट्रीय विकास परिषद जो था इसका गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन था ये 1952 में, 1952 में, 1952 में किया गया था। उससे पहले 1951 में पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी और 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। तो ये 3 पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का काम क्या था? पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करना। फिर 7वां क्वेश्चन था योजना आयोग का गठन कब किया गया था? मैंने अभी बता दिया था आपको, 1950 में किया गया था, ठीक है ना। उसका अगला क्वेश्चन है यूएस ओपन 2022 पुरुष खिलाड़ी जो था, यूएस ओपन 2022 किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज, ठीक है। ये कहाँ के थे? ये स्पेन के थे और महिला खिलाड़ियों में थी जिनका नाम था इगा स्विएतेक। कहाँ की थी? पोलैंड की खिलाड़ी थी, ठीक है। तो यूएस ओपन जो होता है साल का सबसे अंतिम ओपन होता है, इसका संबंध किससे होता है? टेनिस से होता है। किससे होता है? टेनिस से। और टेनिस का एक कप था, इसका नाम था डेविस कप। तो डेविस कप जो था 2022 में किसने जीता? तो वो कप जीता था कनाडा ने। अगर पूछा जाए कि डेविस कप का संबंध किससे है तो टेनिस से। किसने जीता था? कनाडा ने जीता था। और एक कप और ध्यान रखना, इसका नाम है थॉमस कप। तो थॉमस कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है और ये भारत ने जीता था 2022 का, ठीक है ना। चलो अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फिजी। और फिजी जो है ये प्रशांत महासागर में एक द्वीप है, ये भी ध्यान रखना, द्वीप समूह है पूरे आपके। तो विश्व हिंदी सम्मेलन वहीं पर हुआ था। और पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था ये आपका 1975 में हुआ था नागपुर में। तो पहला जो हिंदी सम्मेलन हुआ था, विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में हुआ था। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाए जाते हैं? तो ये मनाया जाता है आपका 10 जनवरी। तो 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। क्योंकि 14 सितंबर जो है इस दिन 14 सितंबर, ठीक है, 1949 में हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था, ठीक है। हिंदी जो है किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। हिंदी जो है ये संविधान के किस अनुच्छेद में आती है? तो ये आती है 343। तो अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी हमारी राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। कौन सी भाषा है? राजभाषा, ठीक है। 10वां क्वेश्चन था स्टैचू ऑफ बिलीफ जो है ये कहाँ बनाई गई थी? तो स्टैचू ऑफ बिलीफ जो है ये बनाई गई थी राजस्थान में। कहाँ बनाई गई थी? आपकी राजस्थान में, ठीक है। उसका अगला क्वेश्चन था नासा के आर्टेमस मिशन का संबंध किससे है? तो नासा का जो आर्टेमस मिशन था इसका संबंध हो जाएगा आपका चंद्रमा से। किससे हो जाएगा? चंद्रमा। तो चंद्रमा पर जो है नासा जो है इंसानों को भेज रहा है, तो उसी से संबंधित जो मिशन चलाया उसका नाम क्या हो जाएगा? आर्टेमस मिशन हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन था आसियान का 11वां सदस्य कौन सा देश बना? तो इसका आंसर है ईस्ट तमोर, ठीक है ना, ईस्ट तमोर। तो ईस्ट तमोर जो है आसियान का 11वां सदस्य बना है। और आसियान जो है ये आपका दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक समूह है, ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी 1967 में। और इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर है आपका? वो हो जाएगा जकार्ता में। तो जकार्ता में इसका मुख्यालय है। और कुल मिला के इसमें देश अब कितने हो जाएंगे? देश हो जाएंगे 11। और अगर पूछा जाए कि 2022 में इसका सम्मेलन कहाँ हुआ था तो सम्मेलन इसका हुआ था कंबोडिया में। कहाँ हुआ था? कंबोडिया। ध्यान रखना कंबोडिया की राजधानी थी नामपेन, तो वहाँ पर इसका सम्मेलन हुआ था। अगला जो आसियान होगा 2023 में वो कहाँ पर होगा? वो होगा आपका इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया में 2023 में आपका क्या होगा? आसियान शिखर सम्मेलन होगा। तो आसियान की स्थापना मैंने कब बताई थी? 1967। और उससे एक साल पहले 1966 में हुई थी एशियाई विकास बैंक की स्थापना, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? आपका मनीला। तो ये हो गए आपके आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना कमेंट करके, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना और जो नए लोग हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो आपका रिप्लाई ज़रूरी है, बताना कि वीडियो आपको कैसी लग रही है और लास्ट तक आप देख रहे हो या नहीं देख रहे हो तो मुझे पता चलना चाहिए, ठीक है ना। तो मेरा भी मन करेगा फिर थोड़ा और ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की कुछ, ठीक है। ज़्यादा से जितनी भी मतलब नॉलेज मैं आपको दे सकूँ तो उतनी बढ़िया रहेगी आपके लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। तो इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके।